गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट सेकंड पादप कार्य की भाग प्रथम का लेसन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था पादप जल संबंध। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, कि किस तरीके से पादप मृदा से जल अवशोषित करते हैं और उस अवशोषित किए हुए जल को मूल तंत्र से लेकर के पादप के शीर्षस्थ भाग तक, यानी कि पाद प्लांट के टॉप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। इसे हम किस में पढ़ेंगे? पादप में जल अवशोषण एवं रसारोहण नामक अध्याय में। देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप। Ascent of sap in plants। तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप किस तरीके से जल का अवशोषण करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो कौन सा है? पादप जल अवशोषण। पादप जल अवशोषण। प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है पादप जल अवशोषण, यानी कि पादप प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, पादप जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं? मृदा से। कहाँ से करेंगे? मृदा से। और पादपों में जल अवशोषण के लिए मूल तंत्र पाया जाता है। जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं, विकसित पादप होते हैं, उनमें जल अवशोषण का काम कौन करता है? मूल तंत्र करता है। अब इस मृदा में जल कहाँ से, मृदा को जल कहाँ से प्राप्त होगा? मुख्यतः मृदा को जो जल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वर्षा या वर्षण से। मुख्यतः जल कैसे प्राप्त होगा? वर्षा या वर्षण से। अल्प मात्रा में ओले, बर्फबारी, धुंध, इनसे भी हमें मृदा को जल प्राप्त होता है। ओस वगैरह, इनसे भी प्राप्त होता है। लेकिन जो मुख्य जो जल की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? वर्षा या वर्षण से। क्लियर हुआ? अब वर्षा या वर्षण से जो जल प्राप्त होता है, यह जल दो तरीके से, वर्षा से जो जल प्राप्त हुआ है यह जल दो प्रकार से होता है। देखिए, वर्षा से जो प्राप्त जल है उसका कुछ भाग तो क्या होता है? बह जाता है। और बहकर, जैसे कि ये सपोज कीजिए कोई ढलान या कोई पहाड़ी है, यहाँ पे वर्षा से इसको जल प्राप्त हुआ, तो कुछ भाग तो क्या होगा? आपका बह जाएगा। इस तरीके से जो जल बहकर तालाब, समुद्र, नदी में जो नदी को जो प्राप्त होता है वो कौन सा जल होता है? अपवाहित जल। कौन सा जल होता है? अपवाहित जल। ये जल मृदा द्वारा पादपों को प्राप्त नहीं होता। और जो जल मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो कौन सा जल होता है? मृदा जल। कुछ भाग तो बह जाएगा, वो भाग तो कौन सा हो गया? अपवाहित। और कुछ भाग जो मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो कौन सा जल होता है? मृदा जल। इस मृदा जल में भी कई प्रकार के जल होते हैं। जैसे कुछ गुरुत्वीय जल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के निचली स्तरों में पहुंच जाता है और हमारे वाटर टेबल का, यानी कि जल स्तर का निर्माण करता है। इसे हमने क्या बोल दिया? गुरुत्वीय जल। कुछ जल ऐसा होता है जो मृदा के कणों के द्वारा बंध में बना लिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आर्द्रतागाही जल। जबकि जो जल मृदा के द्वारा अवशोषित होता है वो जल कौन सा होता है? केशिकीय जल। कौन सा जल होता है? केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर। तो पादप द्वारा जल का अवशोषण कहाँ से होता है? मृदा से। अब मृदा में भी कौन सा जल पादप अवशोषित करेंगे? मृदा जल का। और मृदा जल में कौन सा जल अवशोषित होता है? केशिकीय जल या कैपिलरी वाटर। ये देखिए, मृदा के जो छोटे छोटे कण हैं ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों के चारों तरफ क्या होता है? आपका जो केशिकीय जल है एक परत बना लेता है और इसी केशिकीय जल को मूल तंत्र में मूल रोम द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। यानी कि केवल केशिकीय जल को ही
क्या करते हैं पादप? अवशोषित कर पाते हैं। अववाहित जल नदियों नालियों में पहुंच जाता है। गुरुत्वीय जल भौमजल स्तर का निर्माण करता है। और आर्द्रताग्राही जल क्या होता है? आपके मृदा के कणों के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। तो जो जल मृदा को प्राप्त होता है वो कौन सा जल है? आपका केशिकीय जल होता है। अब देखिए, इस केशिकीय जल को मूल तंत्र क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो हम पादप की मूल की आंतरिक संरचना को देखते हैं कि जो जल अवशोषण के लिए जो मूल पाई जाती है, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल की संरचना। अब मूल की संरचना में जब हम मूल की संरचना देखते हैं तो मूल की संरचना में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं? दो क्षेत्र होते हैं। जो शीर्षस्थ भाग होता है वो होता है युवा क्षेत्र, जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है, जिसे हम बोलते हैं तरुण क्षेत्र या यंग रीजन। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ रहता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। और इसका जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा होता है? परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है दूसरा क्षेत्र? परिपक्वन क्षेत्र। यह परिपक्वन क्षेत्र क्या करता है? इस क्षेत्र की कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि, अपनी लंबाई में वृद्धि कर चुकी होती है और इस परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति में लिग्निन एवं सुबेरिन का जमाव हो जाता है। परिपक्वन क्षेत्र के कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन का जमाव हो जाता है और यह लिग्निन और सुबेरिन क्या होता है आपका? जो इसका जमाव या स्थूलन हो जाता है कोशिका भित्ति में। तो लिग्निन के जमाव को लिग्निफिकेशन और सुबेरिन के जमाव को हम क्या बोलते हैं? सुबेरिनाइजेशन यानी कि सुबेरिनीकरण कहते हैं। इस लिग्निन और सुबेरिन का जब कोशिका भित्ति में जमाव हो जाता है तो परिपक्वन क्षेत्र के जो कोशिका भित्ति कोशिकाओं की, परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? लिग्निन और सुबेरिन के जमाव से जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। यानी कि जो परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं होती है, ये परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं जल का अवशोषण नहीं करती है, यानी कि जल के अवशोषण में सहायक नहीं होती है। परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं जल के अवशोषण में सहायक नहीं होती है, तो कौन से क्षेत्र की कोशिका जल के अवशोषण में सहायक होगी? तरुण क्षेत्र की कोशिकाएं क्या होगी? जल के अवशोषण में सहायक होगी। यदि हम तरुण क्षेत्र की बात करते हैं तो तरुण क्षेत्र में निम्न आपके पास 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, सबसे शीर्ष वाला क्षेत्र होता है मूल गोप। इसके बाद जो क्षेत्र आता है, मूल गोप के बाद का जो क्षेत्र आता है उसे हम क्या बोलेंगे? मूल शीर्ष। मूल शीर्ष के बाद जो क्षेत्र आता है वो होता है अनुदैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। अनुदैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। और इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो कौन सा होता है आपका? मूल रोम क्षेत्र। इस मूल रोम क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आ जाता है? परिपक्वन क्षेत्र आ जाता है। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हम पादप के मूल की संरचना बनाते हैं। किसकी संरचना बना रहे हैं हम? प्लांट के मूल की संरचना, रूट की। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये शीर्षस्थ वाला भाग है इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। पादप का जो रूट है, जो मूल है, उसके शीर्षस्थ भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। जो कि क्या करती है? आपके मूल के शीर्ष वाले भाग की क्या करती है? कंकड़ पत्थर आदि से रक्षा करती है। जब वो मृदा में गुरुत्व के अनुसार क्या करते हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। तो जो शीर्षस्थ भाग है इसको हम बोलते हैं मूल गोप। कौन सा भाग है ये? मूल गोप, जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। इसके पीछे का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं देखिए, मूल गोप के जो पीछे के क्षेत्र की कोशिकाएं होती है ये आकार में छोटी होती है, लेकिन इनके पास जीव द्रव्य कैसा होता है? सघन।
इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाया जाता है। और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है आपकी, विभज्योतकी। विभज्योतकी का मतलब क्या हो गया, विभाजन करने वाली। तो मूल गोप के जो पीछे वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा होता है, मूल शीर्ष। हमने बात की थी सबसे पहले जो क्षेत्र था वो कौन सा था, मूल गोप वाला क्षेत्र, जिसे हमने क्या कह दिया, रूट कैप। इसके पीछे जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, मूल शीर्ष वाला क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट अपेक्स। इस रूट अपेक्स के पीछे जो क्षेत्र पाया जाता है, इसकी कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से क्या होती है, बड़ी होती है। ये कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, अनुदैर्घ्य वृद्धि क्षेत्र। तथा इसके पीछे जो क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र में पादपों में मूल रोम नामक संरचनाएं पाई जाती है। ये मूल रोम एक कोशिकीय संरचना होती है तथा यही मूल रोम क्या करते हैं, पादप में जल अवशोषण का काम करते हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया, रूट हेयर्स। इसके पीछे का जो क्षेत्र है, मूल रोम से जो पीछे का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, परिपक्वन क्षेत्र, जो कि जल के अवशोषण में सहायक नहीं होता। कौन सा क्षेत्र हो गया ये, परिपक्वन क्षेत्र। तो शीर्ष वाला क्षेत्र मूल गोप का क्षेत्र, इसके पीछे मूल शीर्ष वाला क्षेत्र, फिर वृद्धि का जो वृद्धि करता है वृद्धि क्षेत्र, उसके बाद मूल रोम, और लास्ट में कौन सा हो गया आपका, परिपक्वन क्षेत्र। अब हम प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके कार्य के बारे में देखते हैं। हम मूल के तरुण क्षेत्र की बात कर रहे थे, और इस तरुण क्षेत्र में ये निम्न क्षेत्र आपके, तो तरुण क्षेत्र में हमने बात की थी सबसे शीर्षस्थ भाग था वो कौन सा था, मूल गोप। इस मूल गोप का क्या काम था, यह मूल गोप मूल के शीर्ष की रक्षा करता है, मूल के शीर्ष की रक्षा करता है, साथ ही साथ गुरुत्व की संवेदना ग्रहण करता है। क्या करता है, इसके साथ ही ये गुरुत्व की संवेदना ग्रहण करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मूल भूमि में वृद्धि करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार वृद्धि करती है, तो उसमें क्या करेगा, ये सहायता करेगा कि मूल को किस दिशा में वृद्धि करनी है, ये कौन बताएगा, मूल गोप वाला क्षेत्र बताता है। फिर हम बात करते हैं मूल शीर्ष की। मूल गोप के बाद कौन सा शीर्ष आता है, क्षेत्र आता है, मूल शीर्ष का, जिसे हम बोलते हैं रूट अपेक्स वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभज्योतकी होती है। विभज्योतक क्या होते हैं, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं कैसी होती है, विभाजनशील। यानी कि इसकी कोशिकाएं क्या करेंगी, इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजन करेगी, और विभाजन करके क्या करेगी, अपनी संख्याओं में वृद्धि करती जाएगी। कंटिन्यू विभाजन करती जाएगी। इस क्रिया के लिए इनमें जीव द्रव्य कैसा होगा, कोशिकाओं में जीव द्रव्य सघन होता है, और साथ ही साथ इनका केंद्रक कैसा होता है, स्पष्ट और बड़ा होता है। केंद्रक कैसा होगा इन कोशिकाओं का, स्पष्ट और बड़ा। इस मूल शीर्ष की कोशिकाएं जैसे जैसे विभाजन करती जाएंगी, ये आगे की ओर वृद्धि करती जाएंगी, और इसके पीछे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, वृद्धि क्षेत्र। वृद्धि क्षेत्र। अब देखिए, जो कोशिकाएं विभाजन कर चुकी है, ये कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। इससे क्या होता है, आपकी मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। तो वृद्धि क्षेत्र के कारण ही क्या होता है, आपकी मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र में क्या होगा, मूल की लंबाई में वृद्धि होगी। क्लियर है। इस वृद्धि क्षेत्र के बाद हमारे पास कौन सा क्षेत्र आता है, मूल रोम क्षेत्र। इस मूल रोम क्षेत्र का मुख्य काम क्या है, जल का अवशोषण करना। तो जल का अवशोषण मूल के कौन से क्षेत्र द्वारा होता है, मूल रोम के क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्लियर है। इस जल अवशोषण क्षेत्र का बाद जो क्षेत्र आता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, परिपक्वन क्षेत्र। इस परिपक्वन क्षेत्र का जल अवशोषण में कोई विशेष योगदान नहीं होता। इसकी कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन जम जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसकी कोशिकाएं जल के लिए अपारगम्य होती है। इस तरीके से आज हमने किसका अध्ययन किया है, मूल की संरचना का, मूल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से
मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।